जोड़ों के दर्द के मरीज अक्सर कई गलतियां करते हैं जिनके कारण उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाते। आज चौथी गलती का हम जिक्र करेंगे। अक्सर हमने सुना है बचपन से ही कि वॉकिंग, साइकिलिंग ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है, और बात भी सही है। वॉक करना, साइकिल चलाना बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। पर एक यंग पर्सन के लिए, बच्चे के लिए या उसके लिए जो नॉर्मल है, जिसको जॉइंट्स का पेन नहीं है, खासतौर से घुटने का, एंकल का, हिप का, इनका पेन नहीं है, संधिवात की समस्या नहीं है, उनके लिए ये बेस्ट है। और हार्ट के लिए तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि आप वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्टेमिना और एंड्योरेंस बिल्ट होता है। पर एक मरीज जिसका घुटना खराब हो गया है, तो वो भी क्या सोच बैठता है कि उसके लिए वॉक करना, साइकिलिंग करना बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं। परंतु वो ये भूल जाता है कि हम जो घुटने की आर्थराइटिस में एक्सरसाइज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। 3 मेन पर्पस होते हैं। पहला, आपके जॉइंट का फुल रेंज ऑफ मूवमेंट मेंटेन रहे। दूसरा, जो सराउंडिंग लिगामेंट, टेंडन, मसल्स हैं उनमें फुल स्ट्रेंथ रहे, जिससे जोड़ों में डिफॉर्मिटी ना आए, दर्द और सूजन कंट्रोल में रहे। और तीसरा, जो हड्डियां होती हैं वो ना बढ़ जाएं, क्योंकि हड्डियां बढ़ जाएंगी, सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेंगी, तो जॉइंट पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो ये 3 मेन पर्पस होते हैं। अब साइकिलिंग में और वॉकिंग में ये पर्पस पूरी तरह सॉल्व होते नहीं है, तो मुझे आप बताइए कि कहाँ तक वो इनको हेल्प करने वाली है। क्योंकि अगर आप वॉक करते हैं तो जो रही सही कार्टिलेज है वो भी घस जाएगी। अक्सर मैंने देखा है गार्डन के अंदर या सड़कों पर लोग लंगड़ाते हुए चलते हैं, चाहे वो वजन कम करने के लिए हो, क्योंकि मोटापे का भी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आर्थराइटिस के अंदर, घुटनों के जोड़ों की आर्थराइटिस में, संधिवात में, या फिर स्टेमिना एंड्योरेंस के लिए हो, या फिर वो लोग साइकिलिंग करते हैं तो घुटने पे अनवांटेड प्रेशर आता है। तो सबसे अच्छी जो एक्सरसाइजेज हैं मैं अक्सर बताता हूं वो है नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज। मतलब आपको जगह पे रह करके अपने जोड़ों को अच्छे से मोबिलाइज करना है, परंतु उन पे वजन नहीं देना है। तो जो मैं अक्सर बताता हूं, कुर्सी पे बैठ करके पैर को सीधा करें, मोड़ें, या फिर बिस्तर पर लेट करके अपने घुटने को छाती से टच करें, फिर पूरा सीधा करें। तो इसमें क्या होता है, रेंज ऑफ मूवमेंट पूरा आता है, तो आपके घुटने का रेंज ऑफ मूवमेंट फुल मेंटेन होता है। दूसरा पर्पस है हमारे लिगामेंट, टेंडन और मसल्स की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। अब ये स्ट्रेंथ क्यों मेंटेन रहे, ये मैं इस मॉडल के ऊपर बताता हूं। ये घुटने का मॉडल है, ये हमारे थाई की बोन है, ये थाई की बोन है। ये लेग के अंदर 2 बोन होती हैं, एक पतली बोन, एक मोटी बोन। ये जो ब्लू कलर की बीच में दिख रही है ये कार्टिलेज है। एक्चुअली कार्टिलेज नहीं, ये है मेनिस्कस। और कार्टिलेज इधर ये इसके ऊपर चिपकी हुई है, ऊपर हड्डी पे चिपकी है, और ये नीचे जो हड्डी की सरफेस है इस पे चिपकी है। तो ये दोनों कार्टिलेज ऊपर नीचे की और बीच का मेनिस्कस, इसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 1 सेंटीमीटर, ये उंगली की मोटाई जितनी। अब क्या होता है, ये घसना चालू होती है, क्योंकि क्या होता है उम्र के साथ में ये कार्टिलेजेस जो हैं उनके सेल्स उतनी संख्या में बन नहीं पाते जितनी संख्या में डैमेज होते हैं, तो ये घसना चालू होती हैं। फिर कई फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एज, पोस्ट मीनोपॉज, या फिर उनका जेनेटिक्स, ये तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। फिर ओवर यूज या कोई इंजरी। अब जो लोग गार्डन के अंदर एक्सरसाइज के नाम पर चल रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। तो ये बजाय पॉजिटिव इम्पैक्ट देने के नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, तो हमको ओवर यूज नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है, जब इसकी थिकनेस घटती है इस पूरे बेड की जो 1 सेंटीमीटर का है, तो उससे क्या होगा, जब ये थिकनेस घटेगी तो ये जो लिगामेंट है, ये जो साइड में लिगामेंट और ये मसल्स हैं, ये लिगामेंट, टेंडन, मसल ये लूज पड़ने लगते हैं, क्योंकि ये मोटाई कम हो गई, 1 सेंटीमीटर गैप कम हो गया, तो ये हड्डी नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो ये एकदम लैक्स हो जाएंगे। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूं। ये देखिए, जैसे ये दब गई अगर कार्टिलेज तो क्या होगा, ये देखिए ये लूज हो जाएगी मसल, ऐसी ये गैप बन जाएगा। तो ये अगर मसल लूज हो गई तो इसको हम कौन से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपने ट्रेन से सफर कर रहे हैं या कई बार सड़क के किनारे पे देख रहे हैं, बिजली के या टेलीफोन के पोल्स लगे होते हैं,
वो पोल्स में अगर पोल थोड़ा भी जमीन में धंस जाए तो जो उसको वायर से बांध के रखा हुआ एक जगह साधने के लिए वो वायर लूज पड़ जाता है। अब वो वायर जब लूज पड़ गया तो अगर जरा भी आंधी तूफान आया तो क्या होगा, पोल या तो इधर झुक जाएगा या इधर। वही हमारे इस जोड़ के साथ होता है। तो जब ये कार्टिलेज की थिकनेस कम हो जाती है तो दर्द होगा, दर्द होगा तो मरीज वॉक नहीं करेगा, ज़्यादा वॉक नहीं करेगा तो लिगामेंट टेंडन वीक पड़ जाएंगे। अब आप वॉक करते रहोगे या फिर आप एक्सरसाइज करते रहोगे, क्योंकि वॉक करोगे ज़्यादा तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कार्टिलेज और डैमेज होगी ओवर यूज से। तो अगर आप उसकी एक्सरसाइज मसल स्ट्रेंथ की करोगे तो क्या होगा, ये खिंच के मसल्स इस जोड़ को साध लेंगे जगह पे। जैसे उस पोल के वायर को हम कस देते हैं तो पोल जगह पे रहता है, राइट लेफ्ट नहीं जाता। तो उसी तरह से ये आपका घुटना राइट लेफ्ट नहीं जाएगा। अगर ये राइट लेफ्ट जाएगा तो क्या होगा, आपने मरीजों में देखा होगा संधिवात के, या तो घुटने दोनों आपस में टकराने लगते हैं या फिर दोनों घुटनों के बीच में ऐसा वाइड गैप हो जाता है, बोइंग डिफॉर्मिटी। तो ये जो बोइंग डिफॉर्मिटी होती है टेक्निकली उसको वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, या फिर जो घुटने आपस में टकराने लगते हैं तो उसको वेल्गस डिफॉर्मिटी कहते हैं, या फिर नॉक नी कहते हैं। तो ये डिफॉर्मिटी से क्या होता है प्रॉब्लम, या तो इधर की, ये देखिए ये इसका, ये बेसिकली राइट हैंड का मॉडल है, ये फिबुला बाहर की तरफ रहेगा। अब अगर मान लीजिए ये अंदर की कार्टिलेज घसने लगी तो क्या होगा, ये घुटना ऐसे अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, तो ये बोइंग हो गई। और अगर ये बाहर की तरफ की ज्यादा घसने लगी तो ये इस तरह से चली जाएगी, तो नॉक नी, ये घुटना और लेफ्ट साइड का घुटना दोनों आपस में टकराने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो 50% पार्ट है मेनिस्कस और कार्टिलेज का, इधर का एक साइड का, ये अगर ज्यादा घस गया तो फिर इमीडिएट डॉक्टर आपको क्या बोलेंगे, भाई अब तो ये गया, आप सर्जरी करा लो। समझ रहे हैं आप, मतलब हमारा 50% माल बराबर है, 50% घसा है, या 50 का भी 30% घसा है समझो ओवरऑल मिला के, ये पूरा तो घस नहीं गया है पेट, हाफ में से 30% घस गया है, 20% तो बाकी है। तो ओवरऑल का अगर देखें तो 30% ही डैमेज हुआ है, पर डॉक्टर क्या बोलना शुरू कर देते हैं, भाई अब तो सर्जरी करा लो, चाहे अंदर का खराब हुआ हो चाहे बाहर का खराब हुआ हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका ये जॉइंट सीधा रहेगा, तो घसेगी तो दोनों साइड की कार्टिलेज बराबर से घसेगी। उसमें क्या होगा, आप 100% यूटिलाइज तो करेंगे उसको, तो भाई जब तक 70% मेरी कार्टिलेज दोनों साइड की घस नहीं जाती तब तक मेरे को सर्जरी का जरूरत नहीं। अदरवाइज तो 20-30% ही डैमेज होने पे आपको सर्जरी करानी पड़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम एक्सरसाइजेस करें। अब एक्सरसाइजेस कौन सी, 4 तरह के मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेंथ के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो यह खंबा हमारा सीधा रहेगा। समझ गए आप। तो अब वो 4 एक्सरसाइज के लिए कौन सी, पहली तो कुर्सी पे बैठ करके जो पैर सीधा करने की 1 किलो वजन डाल करके मैंने करने के लिए बताई है, वो एक्सरसाइज है। तो किसमें स्ट्रेंथ आएगी, ये सामने क्वाड्रिसेप्स, ये पटेला है, ये जो कटोरी रहती है घुटने के सामने ये है। तो ये मसल ऊपर आती है, ये मसल पटेला पे अटैच होती है, बाद में ये लिगामेंट बन करके यहाँ टिबिया पे अटैच होता है। तो इसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ आएगी तो ये कस लेगा आपके जोड़ को। फिर साइड के लिगामेंट्स में स्ट्रेंथ के लिए, दूसरे मसल्स में स्ट्रेंथ, तो पहला तो क्या हो गया, क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेंथ के लिए हम बैठ करके एक्सरसाइज करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया है बीच में एक प्लेट फंसा लें दोनों पैर के बीच में, दोनों घुटने आपस में मिलने जरूरी है। तो वो प्लेट फंसाने को क्यों बोलते हैं, वीएमओ मसल्स में स्ट्रेंथ आए। हाँ, वीएमओ, वेस्टिस मीडियलिस ऑब्लिक, ये मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आने से आपका घुटना बाहर नहीं जाएगा, जगह पे रहेगा। इसके लिए दूसरी एक्सरसाइज कौन सी है, लेट करके आप लेट जाएं, साइड से हो जाएं, करवट ले लें साइड से, और फिर अपने एक पैर को ऊपर उठाएं नीचे लाएं, ऊपर उठाएं नीचे लाएं, फिर दूसरी तरफ करवट लेकर के फिर वही एक्सरसाइज रिपीट करें। तो ये 2 तरह की एक्सरसाइजेज वीएमओ के लिए बोलते हैं, या तो प्लेट फंसा लें या फिर लेट करके ये एक्सरसाइज करें। तो ये हो गई दूसरी वीएमओ मसल। उसके बाद में वेस्टिलिस मीडियलिस ऑब्लिक हो गया। अब तीसरा जो है काफ मसल। काफ मसल के लिए क्या बोलते हैं, सीधे बैठ जाएं, बैठ करके फुट को अपनी तरफ खींचें और फुट को पूरा सीधा करें, इससे आपके काफ मसल में स्ट्रेंथ आएगी। तो कई बार आपने देखा होगा, आप 2-4 घंटे के लिए सफर के अंदर अगर बैठ जाते हैं गाड़ी में तो आपके पैरों में सूजन आ जाती है। तो वो क्यों आती है, क्योंकि काफ मसल में स्ट्रेंथ कम हो गई है, तो वो ब्लड को ऊपर पंप नहीं कर पा रहा, ब्लड नीचे जाता है उधर ही बैठ जाता है, ऊपर वापस लौटता नहीं है हार्ट की तरफ। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेरिकोज वेन भी कम होगा
और साथ में आपके पैरों में सूजन आना भी बंद होगा। और अच्छे से आपको करना है, आप सीधे बिस्तर पे लेट जाएं या बैठ जाएं, उसके बाद में फुट को पूरा अपनी तरफ खींचें, पूरा उसको अपने बदन से दूर लेकर के जाएं, सीधा करें। अगर नहीं हो रहा अपनी तरफ तो इसका एक बैंड आता है, वो बैंड से करें। अगर आपको ये एक्सरसाइजेज मेरी ऐसे बोलने से समझ में नहीं आ रही है तो नीचे बटन प्रेस करके मेरे असिस्टेंट से ये सारी वीडियोस आप मंगा लें, वो आपको भेज देंगे, कोई उसका चार्ज नहीं है, फ्री है, ठीक है। वो एक्सरसाइजेज मंगा लें, वो चालू करें। फिर चौथी एक्सरसाइज अपने को हैमस्ट्रिंग्स, उनको टाइट करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ के लिए चाहिए होती है, जो थाई के पीछे होती हैं। तो उल्टा लेट करके घुटने को पूरा सीधा करना और बेंड करना, वो एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो ये 5 एक्सरसाइज हर इंसान को करनी चाहिए जिसको घुटने के अंदर तकलीफ है। ये सारी नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं। इससे आपकी ये सारी मसल्स जो हैं स्ट्रांग हो जाएंगी, लिगामेंट टेंडन स्ट्रांग हो जाएंगे। तो क्या होगा फायदा? आपका खंबा हिलेगा नहीं, ना राइट ना लेफ्ट, कार्टिलेज का फुल यूटिलाइजेशन। तो लंबे समय तक आप अपनी कार्टिलेज को चला सकते हैं। साथ में दर्द और सूजन कम होगा, वो अलग। अब दूसरा क्या होता है, ये स्ट्रेंथ हमें क्यों चाहिए? जब आप ये एक्सरसाइज नहीं करते, आलस करते हैं, तो क्या होता है, आपकी बॉडी बहुत स्मार्ट है। ये जो हड्डी है इसको मालूम पड़ता है कि मेरा ये जोड़ अनस्टेबल हो रहा है, हिल रहा है। तो ये हड्डी क्या करती है, चूंकि आपने मसल्स के थ्रू स्ट्रेंथ नहीं दी। देखिए, जैसे एक घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं। अगर मान लीजिए बुजुर्ग ठीक से काम नहीं कर पा रहे तो बच्चे जॉब करके घर के लिए अर्निंग लाते हैं, तो घर चलता है। कभी मान लो बच्चे ने, छोटा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, बुजुर्ग चला गया, बुजुर्ग ने काम किया, तो घर चलता है। तो एक दूसरे को संभाल के जैसे घर में चलते हैं, वैसे ही इस जोड़ में है। अगर मसल्स ने केयर नहीं लिया, आप चले फिरे नहीं, तो फिर हड्डी केयर लेना चालू करेगी। अब जब हड्डी, बूढ़ी हड्डियां हैं, ये जब केयर लेना चालू करेंगी तो क्या करेंगी, हड्डी के सिरे बड़े होने लगते हैं। तो जब ये हड्डी के सिरे बड़े होने लगेंगे तो क्या होगा, आपका जो जॉइंट है वो और डैमेज हो जाएगा। मतलब फायदा होने की जगह नुकसान हो गया। अब 70 साल का बुजुर्ग घर से बाहर चला गया कमाने के लिए, मालूम पड़ा उसका एक्सीडेंट हो गया, कहीं से गिर गया, तो उल्टा लेने का देना हो गया। तो वही स्थिति यहाँ हो जाती है। बूढ़ी हड्डियों को आप काम पे लगा देते हो और मसल्स को आराम करने देते हो, तो जब एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये हड्डियां बढ़ने लगेंगी। तो डॉक्टर बोलता है आपकी हड्डी बढ़ गई है, अब तो ऑपरेशन और करना जरूरी है। तो ये बोनी इस पर जब बढ़ जाते हैं तो ये चुभते हैं मरीज को, फिर मरीज को होता है दर्द, तो वो और सर्जरी के नजदीक पहुंच जाता है। तो अगर ये जोड़ को आप स्टेबिलिटी देके रखेंगे तो हड्डी को सिग्नल जाएगा जोड़ स्टेबल है, तो हड्डियां बढ़ेंगी नहीं। क्योंकि जोड़ जब अनस्टेबल होता है तभी हड्डी में से स्पर निकलने शुरू होते हैं, तो वो उस जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पर चूंकि आप अपना काम नहीं कर रहे, इसलिए मजबूरी में हड्डी को करना पड़ रहा है, तो उसको होने से रोकें। तो जब बोनी स्पर नहीं बनेंगे या कम बनेंगे तो आप अपना जोड़ उतना ही लंबे समय चला सकते हैं। और साथ में क्या करें, लिगामेंट टेंडन की स्ट्रेंथ के लिए 4 स्टेप्स लें, सूजन कम करने के लिए 4 स्टेप्स लें। 4 स्टेप्स आपके लिगामेंट टेंडन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है, उसके साथ में स्वेलिंग कम करता है, तो साथ में दर्द भी ऑटोमेटिक कम होता है। तो 4 स्टेप कैप्सूल लें या 4 स्टेप टोटल टैबलेट लें। साथ में जॉइंट फ्रेश, जो इस कार्टिलेज को घसने नहीं देता, जो सेल कम बन रहे हैं जिसके कारण मोटाई कम होती जा रही है डे बाई डे, उसके लिए सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ में रिसर्च किया गया और रिसर्च से उन्होंने पालक से एक एक्सट्रैक्ट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी, जिसको हमने हमारे प्रोडक्ट में डाला है। तो इससे क्या होता है, आपकी ये जो कार्टिलेज है ये घसना बंद होती है, तो कार्टिलेज की थिकनेस मेंटेन रहेगी, जॉइंट की हेल्थ मेंटेन रहेगी, कार्टिलेज के सेल तेजी से मल्टीप्लाई होंगे। तो जैसा CDRI का क्लेम है कि इसकी थिकनेस भी इम्प्रूव होती है, और इसको हाल ही में US के अंदर पेटेंट मिला इसी चीज को लेके। ये नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो ये अपना जॉइंट के फ्लूइड के अंदर अपना कंसंट्रेशन इतना बना लेता है लिम्फेटिक के थ्रू कि इसकी एफिकेसी पूरी कार्टिलेज पे आती है, फ्लूइड की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कार्टिलेज की क्वालिटी इंप्रूव होती है, थिकनेस भी इंप्रूव होती है, मरीज का दर्द सूजन कम होता है। तो ये ओवरऑल इफेक्ट इन दोनों चीज़ों से आते हैं। साथ में हड्डी की मजबूती के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैल्शियम और विटामिन डी लें, या फिर OPD और विटामिन डी लें।
ये दोनों चीज़ें लें तो हड्डियां मजबूत रहेंगी, इससे आपके जॉइंट मजबूत रहेंगे। तो जोड़ और बोन इन दोनों का इस तरह केयर होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है आप नीचे सबमिट करें, मैं या मेरे असिस्टेंट आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।